Hello, welcome to Priyag Career Institute's English class. यह वीडियो competitive English for competitive exams के लिए है। इन वीडियोस में हम टेंसेस के विषय में डिस्कशन कर रहे हैं और टेंसेस को समझ रहे हैं, टेंसेस के विषय में ही सीख रहे हैं। एंड इसी विषय में आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर प्रोग्रेसिव। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस की फॉर्म्स होती हैं। द फ्यूचर प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज, यानी किसी वर्ब की यानी किसी ऑर्डिनरी वर्ब की जो फ्यूचर प्रोग्रेसिव फॉर्म होती है वह होती है विल बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पर शैल को इंक्लूड नहीं किया गया है, केवल विल बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल को ही महत्व दिया गया है। द फ्यूचर प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ हैव, यानी हैव को अगर हम ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में और मेन वर्ब के रूप में यूज करें तब इसकी फॉर्म हो जाती है विल बी प्लस हैविंग, यानी विल बी प्लस हैव के साथ में आईएनजी और ये हो जाती है विल बी हैविंग। ऑफ द टू शैल एंड विल इज द मोर यूजुअल। यहाँ पर विल जो है वो ज्यादा कॉमन है। यहाँ जिस तरह का ये टेंस है उस टेंस में शैल की ज्यादा वैल्यू नहीं है, तो इसलिए विल को ही यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है एंड विल को ही हम ज्यादातर इसमें यूज करते हैं। विल इज द मोर यूजुअल इवन विद द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ भी यह विल ही ज्यादा यूजुअल होती है या ज्यादा प्रचलित होती है, क्योंकि आई, विल और शैल ये हमेशा फ्यूचर के लिए यूज किए जाते हैं और जब फ्यूचर प्योर फ्यूचर के लिए यूज किए जाते हैं या फिर तो उस टॉपिक को अगर हम समझेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर उस टॉपिक के थ्रू या इस पॉइंट के थ्रू विल का ही फंक्शन है। इस विषय पे ज्यादा दोबारा से सुनने के लिए दोबारा से विल और शेल के विषय में जो सिंपल फ्यूचर में और फ्यूचर फॉर्म्स में कहा गया है उस विषय को दोबारा से सुने। शॉर्ट में चूंकि मैंने शुरू कर दिया है तो शॉर्ट में एक बार फिर से बता देता हूँ कि प्योर फ्यूचर के लिए आई और वी के साथ शैल का यूज होता है एंड सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। और जब ये ऑपोजिट हो जाता है, यानी अगर हम डिटर्मिनेशन दिखाना चाहते हैं, थ्रेट दिखाना चाहते हैं, प्रॉमिस दिखाना चाहते हैं, तब आई और वी के साथ विल का यूज होने लगता है एंड ही एंड शी सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज होने लगता है। तो इसलिए उन चीजों को हम देखें तो यहाँ पर जिस तरह से है ये इनफॉर्मल सेंटेंसेस इसमें बनते हैं परहैप्स, इसलिए शायद विल का ही इसमें ज्यादा यूज होता है एंड यहाँ प्योर फ्यूचर नहीं होता है, तो इसलिए आई और वी के साथ और ही शी सभी के साथ विल को ही ज्यादा मान्यता दी गई है। यूजेस इसके क्या है? नंबर वन, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन फ्यूचर। जिस तरह से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होता है वो प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूटी को दिखाता है या एक्शन में किसी प्रोग्रेस को दिखाता है, वैसे ही फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी किसी एक्शन में फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम में या फ्यूचर के किसी टाइम में प्रोग्रेस, एक्शन में प्रोग्रेस को दिखाता है। यह बताता है कि फ्यूचर के किसी टाइम में कोई एक्शन प्रोग्रेस में होगा। इन दिस सेंस इट इज अ फ्यूचर इक्विवेलेंट ऑफ द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। इस तरह से ये जो फ्यूचर है यह फ्यूचर ठीक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के इक्वल ही होता है। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल ही होता है। जिस तरह से जो मान्यता या जिस तरह से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट में होता है वही फंक्शन और उसी मान्यता के लिए फ्यूचर प्रोग्रेसिव फ्यूचर के किसी पॉइंट, टाइम के किसी पॉइंट के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज वॉशिंग द कार नाउ। ही इज वॉशिंग द कार नाउ को अगर इसी को हम क्या कह सकते हैं, ही विल बी वॉशिंग द कार टुमारो मॉर्निंग। तो टुमारो मॉर्निंग क्या है, ये फ्यूचर का टाइम है, तो फ्यूचर के टाइम के साथ इस तरह से विल बी के साथ ही विल बी वॉशिंग द कार टुमारो मॉर्निंग ये हमने कह दिया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, अब आगे चलते हैं हम। तो ही इज टाइपिंग लेटर्स नाउ,
ये प्रेजेंट का हो गया, यहाँ इज की जगह हमने विल बी लगा दिया तो हो गया शी, सॉरी ये था शी इज टाइपिंग लेटर्स नाउ, एंड मैंने शायद इसको ही पढ़ा, तो शी इज टाइपिंग लेटर्स नाउ, यहाँ पर नाउ है तो ये प्रेजेंट में हो गया एंड इज कमिंग विद इट, और इज की जगह पर अगर हम विल बी लगा देंगे तो यह फ्यूचर के लिए हो जाएगा, शी विल बी टाइपिंग लेटर्स ऑल डे टुमारो। तो ऑल डे टुमारो, व्हाट इज ऑल डे टुमारो, ऑल डे टुमारो, ये फ्यूचर का टाइम हो गया। तो फ्यूचर के टाइम के लिए जिस तरह से प्रेजेंट के टाइम के लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज किया जाता है, उसी तरह से फ्यूचर के टाइम के लिए फ्यूचर प्रोग्रेसिव यूज किया जाता है। यानी अगर हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को ठीक से समझ लें तो हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव को भी ठीक से समझ जाएंगे। Second point is future progressive is also used to express a future activity as part of a plan or arrangement, but it is not so definite and certain as the one indicated by the present progressive. यानी फ्यूचर प्रोग्रेसिव का प्रयोग हम फ्यूचर की किसी एक्टिविटी एज पार्ट ऑफ अ प्लान के लिए भी करते हैं, किसी अरेंजमेंट या किसी प्लान के पार्ट के रूप में किसी फ्यूचर एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी, प्रकट करने के लिए या प्रयोग करने के लिए भी हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव का यूज करते हैं। बट इट इज नॉट सो डेफिनेट, लेकिन ये इतनी डेफिनेट नहीं होती, एंड सर्टन, इतना सर्टन यानी निश्चित भी नहीं होती, इतना पक्का, इतना डेफिनेट और इतना सर्टन नहीं होती एज द वन इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। यानी पहले भी हमने पढ़ा है कि विल से सिर्फ हम जो है एक फ्यूचर का मतलब फ्यूचर के विषय में हम सिर्फ एक अनुमान लगाते हैं, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से जो भी हम सेंटेंस कहते हैं यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस से जो भी बात कहते हैं वह डेफिनेट होती है और वह सर्टन होती है, जबकि विल और शैल से केवल पॉसिबिलिटी होती है, उसमें सर्टनटी होती है। तो इसलिए विल से हम फ्यूचर की एक्टिविटी के लिए किसी प्लान और प्रोग्राम के हिस्से के रूप में किसी एक्टिविटी को हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव में कह सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होती है, वो सर्टनटी नहीं होती, यानी निश्चितता नहीं होती। जैसे हमने कहा कि कल मैं फला काम कर रहा हूँ, कल मैं पेपर देने जा रहा हूँ, तो ये मेरा एक आई एम गोइंग टू अटेंड माई और टेक माई एग्जाम, तो ये मेरा सर्टन है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैं आई शैल बी गोइंग टुमारो टू अटेंड माई पेपर, तो ये सिर्फ एक अनुमान है। तो इस तरह से ही इज टेकिंग हिज एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक, जिस तरह का मैंने दिया था लगभग वही मैंने बिना पढ़े ही अपना दे दिया था। तो ही इज टेकिंग हिज एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक, यानी वह अगले सप्ताह एग्जाम लेने जा रहा है, यानी परीक्षा देने जा रहा है, ये सर्टनिटी है। इस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में होने के कारण ये सर्टनिटी है, यानी वो जा ही रहा है, निश्चित है ये प्रोग्राम। एंड ही विल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक, ये पॉसिबिलिटी है, ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। तो ये पार्ट ऑफ द प्रोग्राम या अरेंजमेंट के रूप में फ्यूचर एक्टिविटी को हम एक्सप्रेस तो कर सकते हैं विल बी शैल बी से, मतलब फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होती है, वो एक सर्टन प्लान और प्रोग्राम नहीं होता है। नोट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नॉर्मली रिफर्स टू नियर फ्यूचर। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नॉर्मली किसको रेफर करता है, यानी उसका अधिकांश अर्थ तो उसका भी नियर फ्यूचर ही होता है। बट फ्यूचर प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नॉर्मली रिफर्स टू नियर फ्यूचर, यानी यह प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की बात है तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हमेशा नियर फ्यूचर को रेफर करता है। मतलब जब भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फ्यूचर के लिए यूज होगा तो सिर्फ नियर फ्यूचर के लिए यूज होगा, कहने का अर्थ यह है। लेकिन फ्यूचर प्रोग्रेसिव ऑफन रिफर्स टू डिस्टेंट फ्यूचर, यानी फ्यूचर प्रोग्रेसिव जब भी रिफर किया जाएगा या यूज किया जाएगा तो वो एक डिस्टेंट फ्यूचर के लिए यूज किया जाएगा। डिस्टेंट फ्यूचर का मतलब है कि नॉर्मल फ्यूचर से या जो प्रोग्रेसिव के लिए जो नियर फ्यूचर यूज किया जाता है उससे ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल, ही इज लीविंग फॉर होम टुनाइट नेक्स्ट वीक, मतलब ही इज लीविंग फॉर होम टुनाइट नेक्स्ट वीक, मतलब आज की रात ही वो अगले सप्ताह मतलब घर के लिए जा रहा है। वी आर हैविंग अ पार्टी टुमारो,
तो वी आर हैविंग अ पार्टी टुमारो मतलब हम कल एक पार्टी कर रहे हैं। लेकिन आई शैल बी लीविंग फॉर लंदन नेक्स्ट ईयर, तो ये क्या है, ये एक सिर्फ एक अनुमान है और नेक्स्ट ईयर के लिए है, यानी ये काफी इसको डिस्टेंट फ्यूचर है ये। वी डोंट से आई एम लर्निंग हब्रू नेक्स्ट ईयर, मतलब मैं ये हब्रू भाषा है, लैंग्वेज है, तो हम ऐसे नहीं कहते कि हम अगले साल हब्रू सीख रहे हैं, ऐसे हम नहीं कहते हैं। ठीक है, अगर हमें इतना 1 साल के लिए कहना है, 2 साल के लिए कहना है, तो आई शैल बी और आई विल बी ही हम कहेंगे यहाँ पर। दिस पॉइंट इज क्लियर हियर। एंड नाउ अब है बात फ्यूचर परफेक्ट की। व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट? फ्यूचर परफेक्ट भी जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट किसी एक्शन के कंप्लीट होने की जानकारी देता है, उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट भी किसी एक्शन के कंप्लीट होने की जानकारी, फ्यूचर में कंप्लीट होने की जानकारी हमको देता है, यह हमको पता होना चाहिए। फ्यूचर परफेक्ट की फॉर्म क्या होती है? फ्यूचर परफेक्ट की फॉर्म, द फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज शैल और विल प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव। ये परफेक्ट इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? परफेक्ट इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन परफेक्ट इन्फिनेटिव तो है, लेकिन ये बेयर इन्फिनेटिव होता है। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है कि विल और शैल के बाद टू नहीं आता है। जब टू नहीं आता है तो परफेक्ट की फॉर्म हो जाती है विल और शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसका अर्थ हुआ कि परफेक्ट इन्फिनेटिव का मतलब यहाँ पर है हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फ्यूचर परफेक्ट की फॉर्म क्या होती है? फ्यूचर परफेक्ट की फॉर्म होती है शैल और विल प्लस have plus third form of the verb. Of the two, shall have or will have is the more usual, so it is used with all persons. चूंकि will have ज्यादा इनमें यूजुअल है, तो will have ज्यादा यूजुअल है, इसलिए ज्यादातर सभी persons के साथ will have ही यूज होती है। Second point is the future perfect form of shall और will plus have is, यानी अगर shall और will के साथ have को, will shall have को अगर हम परफेक्ट टेंस में यूज करना चाहें तो क्या हो जाएगा? जिस तरह से हैव को हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते तो हैज हैव प्लस हैड हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में यूज करते तो हैड प्लस हैड हो जाता है। इसी तरह से अगर विल शैल प्लस हैव को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज करना चाहेंगे तो ये विल शैल हैव प्लस हैड हो जाएगा, यानी विल या शैल और हैव प्लस विल और शैल प्लस हैव की फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म हो जाएगी शैल और विल हैव प्लस हैड। This construction is used when have means to experience, to receive, to take. Means have का मेन वर्ब के रूप में जो मीनिंग होता है वह हमेशा उसका मीनिंग टू एक्सपीरियंस, टू रिसीव, टू टेक, टू एंजॉय, टू अचीव, टू एंटरटेन, इसी तरह के यही मीनिंग्स होते हैं हैव के। यहाँ हैव का ईट होता है, ड्रिंक होता है, हैव के यही मीनिंग होते हैं। हैव का मीनिंग यहाँ ओनरशिप और रिलेशनशिप वाला हैव का मीनिंग यहाँ पर नहीं होता है, यह बात नोट करने की है। ही विल हैव हैड हिज एग्जाम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ ही विल हैव हैड हिज एग्जाम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो यहाँ ये जो हैड आया विल हैव के बाद जो हैड आया है, इस हैड का मतलब क्या है? टेकन, यानी कि ही विल हैव हैड मीन्स ही विल हैव टेकन हिज एग्जाम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इसी तरह से ही विल हैव हैड अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन, ही विल हैव हैड अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन का मतलब है विल हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन। ही विल हैव हैड अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन का मतलब है ही विल हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन। इसी तरह से शी विल हैव हैड अ लॉट ऑफ लेटर्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस, इसका मतलब है कि शी विल हैव और इस हैड का मतलब है रिसीव्ड। She will have had a lot of letters means she will have received a lot of letters of congratulations। यहाँ इसका मतलब ये है, received का मतलब प्राप्त कर चुका होगा। This is, तो इसमें भी हम किसी एक्शन के कंप्लीट होने के विषय में हम बात करते हैं फ्यूचर पॉइंट में।
थर्ड पॉइंट इज द फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बी इज विल हैव बीन, यानी बी को अगर हम फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म में यूज करेंगे तो विल हैव तो होता ही होता है, विल हैव के साथ क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में बी की जगह, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है, तो इसलिए अगर हम बी को मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन हो जाएगा। She will have been a teacher for 10 years by March next. She will have been a teacher for 10 years by March next. इसका मतलब हुआ कि जब नेक्स्ट मार्च आएगा तब वह 10 years अपने टीचिंग के पूरे कर चुकी होगी। She will have completed her tenure of 10 years आफ्टर हैविंग बिकम अ टीचर, मतलब टीचर बनने के बाद वह उसके 10 साल पूरे कर चुकी होगी। इसी तरह से ही विल हैव बीन डेड फॉर 20 years बाय द ईयर एंड, यानी जब ये साल खत्म होगा, द ईयर मतलब यही साल जिसमें हम चल रहे थे, जब ये साल खत्म होगा तब तक उसको मरे हुए 20 साल हो चुके होंगे। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस क्या दिखाते हैं, दोनों ही सेंटेंसेस बीन को दिखाते हैं। यहाँ मतलब यहाँ बीन का मतलब क्या है, ये तो बात हो गई कि बी को अगर हम परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे तो विल हैव बीन हो जाएगा, लेकिन विल हैव बीन का यूज क्या होगा, हो चुका होगा इस सेंस में। जैसे उसको मरे हुए 20 साल हो चुके होंगे, उसको टीचर बने 10 साल हो चुके होंगे, उसको प्रधानमंत्री बने 9 साल हो चुके होंगे, तो ही विल हैव बीन या शी विल हैव बीन इस तरह से कहा जाएगा। आपके इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, यूजेस होते हैं फ्यूचर परफेक्ट। नंबर 1, फ्यूचर परफेक्ट एक्सप्रेसेस कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ गिवन टाइम इन फ्यूचर। हम फ्यूचर में कोई टाइम देते हैं और उस टाइम तक, जैसे यहाँ दिया है ना बाय मार्च नेक्स्ट, तो ये बाय मार्च नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर में दिया हुआ टाइम है, तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है बाय अ गिवन टाइम इन फ्यूचर। तो इन फ्यूचर में हम कोई टाइम देते हैं और हम कहते हैं कि उस टाइम तक ये एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट एक्सप्रेसेस कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट प्रकट करता है किसी एक्शन की पूर्णता को बाय अ गिवन टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर में दिए गए किसी टाइम तक किसी एक्शन के पूरे होने की, किसी कार्य के एक्शन के वर्ब के पूरे होने की के भाव को यह प्रकट करता है या के अर्थ को यह प्रकट करता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसलिए फ्यूचर परफेक्ट यूज किया जाता है कब, बाय अ गिवन टाइम इन फ्यूचर। यहां पर है ना, ये देखिए बाय अ गिवन टाइम इन फ्यूचर, फिर से देख लीजिए। तो बाय अ गिवन टाइम इन फ्यूचर, आगे तो हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे एग्जांपल्स, लेकिन पीछे हम देख चुके हैं बाय मार्च नेक्स्ट, हाँ बाय द ईयर एंड, तो ये क्या है, फ्यूचर में दिया हुआ टाइम है। तो इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए फ्यूचर में कोई टाइम दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि उस टाइम तक इतना मतलब फला एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। इसी अर्थ पे यहाँ भी इसको भी देखेंगे बीन वाले अर्थ में, तो यहाँ भी क्या है कि यहाँ भी मतलब मार्च में 10 इयर्स जो है पूरे हो रहे हैं, किसके, उसके टीचर बनने के। तो एक्शन क्या है, टीचर बनना, टीचर बनने के उसके जो है टाइम पूरा हो रहा है। इसी तरह से विल हैव बीन डेड, तो यहाँ बीन जो है पूरा हो रहा है, बीन को 20 इयर्स हो रहे हैं। कब तक, एक्शन क्या है, बीन को कितना टाइम पूरा हो रहा है, 20 इयर्स। कब तक, बाय द मार्च एंड। इसी तरह से ही विल हैव बिल्ट अ हाउस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी इस साल तक वह, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो ये क्या है, ये फ्यूचर का टाइम है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये फ्यूचर का टाइम है, और इस टाइम तक ये बिल्ट वाला जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका होगा। ही विल हैव बिल्ट अ हाउस, यानी वो मकान बना चुका होगा साल के अंत तक। तो हमने कहा कि बाय अ गिवन टाइम इन फ्यूचर, तो फ्यूचर में ये टाइम दे दिया गया बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, और यहाँ तक के मकान बनाने का एक जो एक्टिविटी है, एक्शन है, ये पूरा हो चुका होगा। इसी तरह से शी विल हैव लेफ्ट दिस प्लेस, तो ये लीव करने का एक्शन है, ये कंप्लीट हो चुका होगा। कब तक, बाय नेक्स्ट जनवरी। बाय नेक्स्ट जनवरी क्या है, फ्यूचर का हमने एक टाइम दे दिया बाय नेक्स्ट जनवरी, और इस जनवरी तक ये काम पूरा हो चुका होगा। शी विल हैव लेफ्ट दिस प्लेस बाय नेक्स्ट जनवरी। इसी तरह से शी विल हैव बीन इन हॉस्पिटल फॉर 2 years इन नेक्स्ट जुलाई। शी विल हैव बीन इन हॉस्पिटल फॉर 2 years, यानी वह हॉस्पिटल में होने के 2 साल वह पूरे कर चुकेगी या कर चुकी होगी। कब तक, इन नेक्स्ट जुलाई, आज नहीं, नेक्स्ट जुलाई, यानी फ्यूचर का हमने एक टाइम दिया और फ्यूचर का टाइम क्या है, नेक्स्ट जुलाई, तब तक ये 2 साल पूरे कर चुकेगी।
ही विल हैव हैड हिज एग्जाम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ क्या है, ये भी एक फ्यूचर का टाइम है, और इस फ्यूचर के टाइम तक ही विल हैव हैड हिज एग्जाम, तब तक वह अपने एग्जाम दे चुका होगा। ही विल हैव हैड हिज एग्जाम, वह तब तक अपने एग्जाम दे चुका होगा, यानी अपने परीक्षा अटेंड कर चुका होगा। कब तक? बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ क्या है, ये फ्यूचर का वही टाइम है जिसमें कहा गया फ्यूचर परफेक्ट एक्सप्रेसेस कंप्लीशन, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो कंप्लीशन को एक्सप्रेस करता है, यानी किसी एक्शन के कंप्लीट होने, कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन के कंप्लीट होने को प्रकट करता है, एक्सप्रेस करता है, या व्यक्त करता है, या सूचित करता है। कब करता है? बाय अ गिवन टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर में किसी दिए गए किसी समय तक। तो ये क्या है, इन नेक्स्ट जुलाई क्या है, ही विल हैव हैड हिज एग्जाम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ये सब क्या है, ये फ्यूचर का टाइम है दिया हुआ। नाउ सेकेंड पॉइंट इज फ्यूचर परफेक्ट इज ऑफन यूज्ड टू एक्सप्रेस अ पास्ट पॉसिबिलिटी, यानी फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग पास्ट की किसी पॉसिबिलिटी या संभावना को व्यक्त करने के लिए भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। इन एडिशन टू दी मॉडल विल, यानी मॉडल ऑक्सिलरी विल के अलावा भी कैन एंड मे ऑल्सो कैन बी यूज्ड, और इसके लिए कैन और मे का भी यूज किया जा सकता है, विल का तो हो ही जाता है। वैसे में इन तीनों के, ये तीनों यहाँ पे यूज की जा सकती है, लेकिन इनके थोड़े थोड़े अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। तीनों के थोड़े थोड़े अर्थ बदल जाते हैं, तीनों के या दोनों के। जैसे अगर मैंने कहा ही मे हैव वन द लॉटरी, इसका मतलब है शायद वह लॉटरी जीत चुका हो। ही कैन हैव वन द लॉटरी, शायद वह लॉटरी जीत चुका हो। एंड ही विल हैव वन द लॉटरी का मतलब होता है शायद वह लॉटरी जीत चुका होगा। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। इसमें हम कहते हैं शायद चुका हो, इसमें एकदम प्योर इमेजिनेशन होती है। एंड मतलब इमेजिनेशन का मतलब है कि इसमें प्योर गैस होता है, और हम ये कहते हैं कि शायद जीत चुका होगा लेकिन श्योर नहीं है। यहाँ हम थोड़े से कंफर्म होते हैं कि शायद वो जीत चुका होगा, लेकिन 100% कंफर्म हम इसमें भी हालांकि नहीं होते हैं, थोड़े से ही कंफर्म होते हैं। शायद वो जीत चुका होगा, शायद वो घर पर जा चुका होगा, शायद वो घर पर पहुंच चुका होगा, शायद वो सो चुका होगा। तो इस तरह से, लेकिन मूल रूप से मे, कैन एंड विल तीनों के फंक्शंस यहाँ मिलते ही मिलते हैं। थोड़ा सा 2-4% के मीनिंग में डिफरेंस इनका है। और ये तीनों ही किसका काम करते, जैसे मैंने कहा कि वह घर पहुंच चुका होगा शायद, तो ये पहुंच चुका होगा कब का अनुमान है, फ्यूचर का है या पास्ट का है। हम कहना चाहते हैं कि शायद वह घर पहुंच चुका है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। तो ये सेंटेंस पास्ट के एक्शन को या पास्ट की संभावना को दिखाता है, ये फ्यूचर की संभावना को नहीं दिखाता, यह समझने की आवश्यकता है। तो ऑल दी 3 सेंटेंसेस में, ये जो 3 सेंटेंसेस है, मतलब मे, कैन और विल लगा करके 3 सेंटेंस हो गए। तो ऑल दी 3 सेंटेंसेस मीन देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हिज विनिंग द लॉटरी, यानी उसके लॉटरी जीतने की संभावना थी। इन तीनों सेंटेंसेस ये बताते हैं कि देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हिज विनिंग द लॉटरी, उसके लॉटरी के जीतने की संभावना थी। बट वी डू नॉट नो वेदर ही एक्चुअली वन इट और नॉट, लेकिन हमें नहीं पता कि उसने वास्तव में वह लॉटरी जीती या नहीं जीती। दस इस प्रकार से दीज कंस्ट्रक्शंस एक्सप्रेस एन असम्पशन, इस प्रकार से ये जो कंस्ट्रक्शंस हैं, कंस्ट्रक्शंस मतलब he may have won the lottery, he can have won the lottery, he will have won the lottery। तो मतलब may, can या will की मदद से have won the lottery के रूप में ये सेंटेंस बनाना, इसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। Thus these constructions express an assumption, ये जो कंस्ट्रक्शन है ये एक assumption मतलब भविष्य के प्रति एक संभावना या गैस या अनुमान, है ना। डिडक्शन का भी यही मतलब होता है। तो इसके एक्सप्रेस एन assumption और डिडक्शन अबाउट अ पास्ट एक्शन, नॉट अबाउट अ प्रेजेंट और फ्यूचर एक्शन। यानी ये जो मे, कैन और विल का जो कंस्ट्रक्शन है हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ, ये पास्ट की घटनाओं के विषय में अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, फ्यूचर या प्रेजेंट की किसी घटना का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ठीक है। एंड नाउ इज
फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। एंड फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव की जो फॉर्म है दैट इज फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब इज शैल और विल प्लस हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके यूजेस क्या क्या हैं? इसके यूजेस हैं जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के यूजेस है लगभग उसी तरह से इसमें क्या है, इसमें भी फ्यूचर का टाइम दिया गया है और यूजेस इसके भी वही हैं। मतलब एक निश्चित मतलब फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर के पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ होगा और उससे आगे फ्यूचर का टाइम दिया जाएगा, वहां तक वह एक्शन चल रहा होगा, कंटिन्यू होगा। यही इसमें इसका होगा। प्रेजेंट में क्या होता है कि प्रेजेंट में प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में पास्ट में कोई काम स्टार्ट होता है और वह प्रेजेंट तक चल चुका भी होता है और प्रेजेंट में चल रहा होता है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट में पास्ट में ही कोई काम शुरू होता है और पास्ट के ही किसी टाइम तक वह चल रहा होता है। इसी तरह से फ्यूचर में भी फ्यूचर का जो पास्ट होगा, फ्यूचर के पास्ट में वह शुरू होगा और फ्यूचर के जो पास्ट से शुरू होकर के और फ्यूचर के प्रेजेंट तक वह चल रहा होगा। यानी जहां से चलेगा उससे अगला कोई फ्यूचर में ही कोई टाइम का पॉइंट होगा, वहां तक वह चल रहा होगा, चल चुका होगा और उससे आगे फिर चल रहा होगा, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो दिस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहां से मैं पढ़ रहा हूं यूजेस। दिस फॉर्म ऑफ द वर्ब इंडिकेट्स एन एक्टिविटी दैट विल कंटिन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये फॉर्म वर्ब की यह फॉर्म इंडिकेट करती है, दर्शाती है, दिखाती है, बताती है, समझाती है, सुझाती है, सूचित करती है एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी के बारे में या एक्टिविटी को दैट विल कंटिन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कंटिन्यू रहेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है? जब कोई टाइम शुरू हुआ तब से लेकर और उसके लास्ट पॉइंट तक, यानी जब तक वो टाइम बताया गया है तब तक। ओवर का मतलब मैंने बताया था जो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे को कवर करती है, तब हम उसको ओवर कहते हैं। यदि हमने जैसे अभी लैपटॉप है टेबल पर रखा हुआ है तो इसको कहेंगे इस लैपटॉप ने पूरी टेबल नहीं ऑक्यूपाई की हुई, तो कहेंगे लैपटॉप इज ऑन द टेबल। पेपर वेट रखा हुआ है टेबल पर तो उसको हम कहेंगे पेपर वेट इज ऑन द टेबल। लेकिन अगर मैंने कोई क्लॉथ डाला हुआ है और वो कवर है और कवर क्या है? कवर उसको पूरा कवर कर रहा है, टेबल को लटका हुआ है, तो दैट इज ओवर द टेबल। ठीक है, इसी तरह से फर्श है पूरा कवर कर रहा है तो ओवर द फ्लोर। इसी तरह से कोई मतलब हमारे सिर के ऊपर घूम रहा है तो वो भी ओवर होता है। लेकिन ये भी यानी हमने पूरा सरफेस अगर हमने किसी चीज का कवर कर लिया है तो ओवर, अदरवाइज ऑन। तो इसलिए ओवर अ पीरियड का मतलब यह है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अगले जनवरी में, तो अगले जनवरी का मतलब है कि जब जनवरी से पहले जब से वो एक्शन स्टार्ट हुआ है तब से लेकर पूरे जनवरी तक, जब तक वो पॉइंट है तब तक वो एक्शन चल रहा होगा, तो इसको कहते हैं कंटिन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। So it is normally used with an expression of time। चूंकि ये over a period of time चलता है इसलिए इसको हम expression of time के साथ ही यूज करते हैं। expression of time क्या है? जैसे since है, for है, all day है, long day है, whole year है, throughout the year है, throughout the month है, ये सब expression of time है, तो इनके साथ ही यह यूज होता है। बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, ये एग्जाम्पल है। बाई द एंड ऑफ दिस मंथ यानी जो अभी हम बात कर रहे थे कि अगला पॉइंट, तो फ्यूचर में कोई टाइम का कोई पॉइंट होगा, तो फ्यूचर में हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर इस सेंटेंस में? बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी जो फ्यूचर का पॉइंट है टाइम का वो क्या है? एंड ऑफ दिस मंथ वी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 25 ईयर्स। यानी ये जो हमने पॉइंट का टाइम का पॉइंट लिया, ये कब से हुआ? 25 साल पहले से चल रहा है, लेकिन ये 25 साल पूरे कब हो रहे होंगे? बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो ये फ्यूचर के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। Note that future perfect progressive denotes continuous action while future perfect denotes completed action।
यहाँ ध्यान देने की बात है कि फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूटी दिखाता है, डिनोट्स कंटिन्यूअस एक्शन, मतलब उस समय एक्शन चल रहा है। परफेक्ट प्रोग्रेसिव मतलब एक्शन उस समय चल रहा है। वाइल फ्यूचर परफेक्ट डिनोट्स कंप्लीटेड एक्शन, और फ्यूचर परफेक्ट दिखाता है कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है। फ्यूचर परफेक्ट दिखाता है कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है, एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस दिखाता है कि एक्शन चल रहा है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर शी विल हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 8 months, यानी कि ये क्या है, इसमें कंटिन्यूटी है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यानी इस ईयर के एंड तक या लास्ट तक या अंत तक, शी विल हैव बीन ट्रेवलिंग यानी तब तक उसकी जो ट्रेवलिंग है वो कंटिन्यू रहेगी फॉर 8 months, यानी 8 महीने से वो कंटिन्यू रहेगी या रह रही होगी। तो ये क्या है, दिस बिकम्स अ कंटिन्यूअस एक्शन। एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर शी विल हैव ट्रेवल्ड 8 months, और ये क्या दिखाता है कि वह यानी 8 महीने वह ट्रैवल तो कर चुकी होगी, लेकिन 8 महीने का वह स्पैन ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है वो कंप्लीट कर चुकी होगी। तो यहाँ मीन्स फ्यूचर परफेक्ट कंप्लीशन ऑफ एक्शन दिखाता है, और कोई भी परफेक्ट कंप्लीशन ऑफ एक्शन नहीं दिखाता है। एंड परफेक्ट कंटिन्यूस हमेशा कंटिन्यूटी दिखाता है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस था। आज टेंस के विषय में, टेंस यहाँ पर लास्ट हो गया है। आज हमने फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव तीनों टेंसेस को हमने यहाँ पर समझा, एक्सप्लेन किया मैंने सभी रूल्स को, और इन रूल्स को अब आप लर्न करें, बार बार इनको समझें, समझ करके अपनी समरी बनाएं। मैंने प्रत्येक पॉइंट को लिया है और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एंड स्टिल इफ एनीथिंग रिमेन्स दैट यू हैवंट अंडरस्टूड और यू डोंट अंडरस्टैंड, तो आप प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट, वैसे तो इस पे मेरा एड्रेस भी, फ़ोन नंबर सब कुछ लिखा है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एंड अदरवाइज प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट 2021@gmail.com पर आप अपनी बात भेज सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर टुडे। थैंक यू।